बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आप अच्छे जानते हैं। आज हमें नए टॉपिक पे जाना है जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करे थे। वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल्स थे सारे एनसीईआरटी के। आपको सारी बात याद रखनी है जितना हमने करा था। आज जो है ना हम इस चैप्टर में आगे जाने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा था। हमने मिरर पढ़े थे, स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द स्पेरिकल मिरर्स, व्हाट आर द फॉर्मूला, व्हाट आर द रिलेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर, ठीक है ना, जिसमें फॉर्मूला आया था मिरर फॉर्मूला, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था। एफ इक्वल टू आर बाई टू वाला रिलेशन भी हमने वहां पे प्रूफ किया है, और हमने मैग्निफिकेशन को भी समझा था, और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक चीज और छूट गई जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े थे, और मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी पढ़े थे। ये सारी बातें हम जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल भी कर चुके हैं। आज हमारा जो है हमारा इस चैप्टर में आगे चलने का टाइम आ गया है। तो इस चैप्टर में जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्रैक्शन को ही स्टार्ट करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, 12th में आपके पास फिजिक्स में क्या क्या है रिफ्रैक्शन के बारे में, वो सारी चीजें आपको सीखनी है। और ये सारा जो आपको मैं लिखा रहा हूँ, ये नोट्स जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए आप इन नोट्स को प्लीज नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, जो हम पढ़ने की कोशिश आज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसने क्या बोला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई लाइट की रे पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब कोई लाइट की रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तब वो लाइट रे क्या होती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है, जब लाइट रे एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, मतलब अपना रास्ता भटक जाएगी। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको याद रखना, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। क्लास 10th में भी आपने पढ़ी है, इसलिए इसको इतना आप पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बनाया है, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब के थ्रू थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या एक्चुअली। तो देखो ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे इस तरफ एयर है, ठीक है। दो मीडियम यहाँ पे हो गए, एक एयर हो गया मीडियम, एक हो गया ग्लास स्लैब। दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम हम अच्छे से जानते हैं, दोनों के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखो ये लाइट रे आई यहाँ से, आई आर मैंने लिखा, आई आर मतलब इंसिडेंट लाइट रे। तो इंसिडेंट रे आई आके यहाँ पे जो है इस ग्लास स्लैब के इस इंटरफेस पे वो क्या हो रही है, टकरा रही है। टकराने के बाद वो ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर जा रही है। तो देखो एक्चुअली में इस लाइट रे को अगर आप ध्यान से देखते तो इधर जाना चाहिए था। जैसे ये लाइट रे की आप सीधा खींचते ना, इस तरफ को जाएगी लाइट रे, एक्चुअली में इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इधर ना जाके क्या होती है, इस तरफ को मुड़ जाती है। तो इसी फिनोमेना को तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और जब ये यहां से इधर पहुंच गई तो ये वाली जो रे है, जो आपको ये वाली रेड कलर की लाइन से एरो दिखा रही है, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे। फिर क्या होगा, जब ये लाइट रे दूसरे बाउंड्री पे पहुंचेगी, दूसरे इंटरफेस पे पहुंचेगी ग्लास स्लैब के, तो वहां से इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और फिर ये क्या हो जाएगी, इस ग्लास स्लैब से बाहर वापस एयर में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस वाले इंटरफेस पे, अगर आप इस वाले इंटरफेस की बात करेंगे, इस वाले इंटरफेस पे जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है, वो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो ये वाला इंटरफेस है, इस वाले इंटरफेस पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब इंसिडेंट लाइट रे आ रही है और वो मुड़ जा रही है, अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, फिर से लाइट रे अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अच्छा देखो, एयर जो है उसे हम रेयर मीडियम भी कहते हैं, और जो ग्लास स्लैब है वो डेंसर मीडियम है। ऐसा क्यों है, आपको ध्यान भी रखना है। देखो ये तो जनरल सी बात है, आपको रेयर और डेंसर मीडियम के लिए एक बात याद रखनी पड़ेगी, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उस मीडियम का जो है क्या बोला मैंने, वो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा डेंसर होगा। सीधी सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा आएगा। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बाद जो है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक भी पढ़ना है। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। मैंने क्या बोला कि जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी हाई होगी वो उतना ज्यादा डेंसर होगा, और इसका मतलब उसका उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एयर होता है ना, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। आपको याद रखना है n इक्वल टू 1 एयर के लिए, है ना। ग्लास स्लैब के लिए भी कोई वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ग्लास स्लैब के लिए जो है आपकी बुक में जो मेंशन वैल्यू है 1.5 है ग्लास स्लैब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ग्लास स्लैब का ज्यादा आ गया, 1.5 है, एयर का 1 ही है। 1.5 है, इसका मतलब जो ग्लास स्लैब है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इट मींस वो डेंसर मीडियम है। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये इंसिडेंट लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, और यहाँ पे हमने नॉर्मल खींच दिया n1, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल खींचा हमने n2, ठीक है।
तो इस वाली लाइट रे, इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट रे आई और वो देखो ये जो आपके पास ये परपेंडिकुलर है ना, ये n1 जो आपके पास नॉर्मल है, इन नॉर्मल की तरफ को बेंट हो गई लाइट रे। कब? जब एयर से किसमें आई, ग्लास स्लैब में। इट मीन जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ को बेंट हो जा रही है। अब अगेन देखो इस वाले इंटरफेस पे देखेंगे, ये ग्लास स्लैब है, फिर ग्लास स्लैब से कहां जा रही है, आपके पास लाइट रे वो जा रही है रेयर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे वापस आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, दूर की तरफ निकल जाती है। ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है। ये IR है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। यहां पे आपको एंगल आई दिख रहा होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंसी होगा। ये एंगल आ रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इससे पहले जब हमने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था वहां हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। आप समझने की और कोशिश करते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आई जो है ना वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। आपको याद रखना, अगर आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखना है किन्हीं दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये आपके लिए एक नया पॉइंट हो गया, नई बात हो गई। क्लास 10 तक सिर्फ आप इतना ही जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, इट मींस नॉर्मल की तरफ को बेंट हो गई वो, और फिर वो डेंसर से अगर फिर रेयर में जाएगी तो वो अपने पाथ से डेविएट होकर फिर से नॉर्मल से दूर हो चली जाएगी। तो ये सारी बातें आप 10 में अच्छे जान चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपके रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 के बीच में होता है तभी होता है, ठीक है ना। ये सारी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे IR को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। RR क्या है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे। ER क्या है, इमर्जेंट रे, ये वाली। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनना है भाई, IR और नॉर्मल के बीच का एंगल। यहाँ पे R ये एंगल है छोटा सा, ये किसके बीच का एंगल, ये भी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, इसलिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये भी आपको याद रखनी है बात। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर रेयर टू डेंसर, यानी कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ऐसा लिखा है ये। बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, तब लाइट रे नॉर्मल की तरफ को बेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हुआ देखो, रेयर मीडियम ये एयर था, यहाँ से इसमें आई ग्लास स्लैब में डेंसर मीडियम में, तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ को बेंट हो गई, ठीक है। तो ये वाली बात लिख दी। फॉर डेंसर टू रेयर, इसका मतलब जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी, यानी कि जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो वो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये सारी बात आपको याद यहाँ पे रखनी है। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब रिफ्रैक्शन का एक रीजन भी होता है, ये रीजन आपको याद भी रखना है कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, कारण क्या है, होता क्यों है रिफ्रैक्शन। इट मींस जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट क्यों हो जाती है, ये चीज आपको समझनी है। इसका कारण क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। यानी कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी। यही रीजन है रिफ्रैक्शन का, बाकी कोई इसका ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो ये इसका क्या है, एकदम करेक्ट रीजन है, आपको याद रखना है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया, देयरफॉर रिफ्रैक्शन अकर्स। रिफ्रैक्शन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है तभी जाके रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद भी करनी है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी अलग अलग होती है और इसी वजह से रिफ्रैक्शन भी होता है। तो ये था आपके पास रिफ्रैक्शन के बारे में। ग्लास स्लैब का हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। अब जो आपके पास इसके बाद का टॉपिक है वह है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन की हमें यहाँ पे बात करनी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये है आपके सामने। ये दो लॉज रिफ्रैक्शन के होते हैं। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं। तो दोनों लॉ हम देखने की कोशिश कर लेते हैं क्या है। सबसे पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि पहली वाली बात कर रहा है कि इंसिडेंट रे, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, क्या था वो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे भी है, इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही बात लिखिए, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इट मींस वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना है। इट मींस साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का जो एंगल था वो आर से नोट किया था, उस पे साइन लगाना है तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ है आपके पास रिफ्रैक्शन का। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन वेवलेंथ, आपको याद रखना है ये जो लॉ है ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए प्रूफ रहता है। यानी कि आपके पास जो है मीडियम का एक पेयर जरूर होना चाहिए। जैसे लास्ट वाले हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें हमने कौन सा पेयर लिया था, एयर का और ग्लास स्लैब का, तो वो पेयर था। इसी तरीके से आपके पास पेयर जरूर होना चाहिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये तो क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, इसको आपको याद रखना है, इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्नेल लॉ भी कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, व्हाट इज दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता क्या है,
तो इस कांस्टेंट को भी डिफाइन किया गया है। ये कांस्टेंट को हम N21 बोलते हैं। अब N21 क्या है भाई, देखो अभी हमने वहां पे एक फिगर देखा था ना, उसमें हमने क्या करा था, एक बार देखो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। हमने ग्लास स्लैब लिया, यहाँ पे एयर, इसे एयर लिखा, यहाँ पे एयर मीडियम है, ये हमने लिखा है ग्लास स्लैब है भाई, ठीक है। हमने एयर को बोला ये रेयर मीडियम भी है, इसको बोला हमने ये डेंसर मीडियम भी है। अगर आप इस एयर को 1 से रिप्रेजेंट कर लें, मीडियम 1, और इस ग्लास स्लैब को मीडियम 2 से रिप्रेजेंट कर लें, तब उस केस में जो 1 है ना, ये 1 जो है मीडियम फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जहां से लाइट रे आ रही है, ध्यान रखना आपको। और ये जो 2 है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, जहां लाइट रे जा रही है, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, क्योंकि 2 मीडियम थे यहाँ पे, एयर और ग्लास। एयर से लाइट रे आई और किस में चलेगी, ग्लास स्लैब में चलेगी। इट मीन पहले मीडियम से आई, दूसरे मीडियम में चलेगी। तो 1 इज फॉर द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, एंड 2 इज फॉर द सेकंड मीडियम। 1 का मतलब क्या है, जहां से लाइट रे आ रही है, पहले मीडियम से लाइट रे हमेशा आती है और दूसरे मीडियम में पहुंच जाती है। अब N21 आ गया, देखो ये कांस्टेंट क्या बोला मैंने, N21 होता है। अब N21 क्या है, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडिया फर्स्ट, ऐसे ही बोल सकते हो। ये जो N21 है, N21 को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये बात आपको याद रखनी है कि जो sin i अपॉन sin r है, उसकी जगह जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट N21 होता है। N21 क्या होता है, अभी समझा दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर इसको ना आप एक चीज और भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N21 को आप क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन के बारे में आज, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने सीख लिया, रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देख लिया है। स्नेल लॉ भी देख लिया, स्नेल लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कैसे आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपके पास आई दे दिया, आर दे दिया, N21 पूछ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको N21 की वैल्यू दे दी, कंप्लीटली N21 की वैल्यू दे दी, और आर की वैल्यू दे दी, एंगल आई पूछ दिया, तो ये यहां से एक न्यूमेरिकल भी अराइज हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर देखने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।